स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे नार्निया, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, प्रिंस कैस्पियन की। जी हाँ, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की सीरीज़ में ये दूसरी मूवी थी। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया द लायन द विच एंड द वार्डरोब वाली वीडियो में, कि ये सभी जो स्टोरीज़ है ये C.S. लुइस द्वारा लिखी गई हैं, उनकी बुक्स पर बेस्ड है। तो आइए बात करते हैं क्यों आपको ये मूवी देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें प्रिंस कैस्पियन का जो किरदार है, जो नया किरदार इंट्रोड्यूस किया गया है, बेन बार्न्स जो एक्टर हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनका है। और सभी पुराना कास्ट जो है, जॉर्जी हेनली, स्कैंडर कीन्स और एना पॉपलवेल और विलियम मूसली, जो लूसी, एडमंड और सूजन और पीटर का जो रोल करते हैं, चारों किरदार वापस आते हैं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। और वापस लियम नीसन वापस आते हैं असलान के रोल में। और एक और शानदार एक्टर इसमें है सर्जियो कैस्टेलिनो, जिन्होंने किंग मिराज का रोल किया है। इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही शानदार स्टोरी ऑब्वियसली बहुत ही ज़बरदस्त है। और यूनिक बात इसमें यह है कि अगर आप किसी भी फ्रेंचाइज़ को ले लें, उस ज़माने में जैसे मैंने बताया था हाई फैंटेसी का दौर था, मतलब 2000 से लेकर 2010 तक काफ़ी अच्छी फैंटेसी फिल्म्स हमको देखने मिलती थी, जैसे हैरी पॉटर हो गया और आपके लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली सीरीज़ हो गई, या ये नार्निया वाली सीरीज़ हो गई। तो 2008 में ये मूवी आई थी। और प्रिंस कैस्पियन को जब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया तो स्टोरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुछ रिस्क है, क्योंकि मेन कैरेक्टर, जो मेन फोकस है स्टोरी का, वो कैस्पियन की तरफ शिफ्ट होता है। और जो हमारे चार मुख्य किरदार जो पिछली फिल्म में मुख्य किरदार थे, वो थोड़ा सा सपोर्टिंग रोल में आ जाते हैं इस मूवी में। अभी भी वो मुख्य किरदार हैं, लेकिन थोड़ा सा वो बैक सीट लेते हैं प्रिंस कैस्पियन की तरफ। तो ये बहुत ही यूनिक लगा मुझे। अक्सर लोग देखिए, जब भी कोई एक्समैन हो या कोई भी हो, मेन कैरेक्टर्स पर आपका ज़्यादा फोकस होता है, आप उनको पीछे नहीं करना चाहते हैं कोई नए कैरेक्टर के लिए। और यूजुअली मुझे भी ऐसा पसंद नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ दी ऐसी मूवी है जहाँ पर ये करना ज़रूरी था और उन्होंने बहुत अच्छे से किया और उसको सही तरह से निभाया। यही मैं मार्वल से कहता हूँ कि मार्वल वाले जो भी हैं, उन सबको ये मूवी देखनी चाहिए और सीखना चाहिए कि जब आप नए किरदार लाएं और पुरानों को थोड़ा बैक सीट पर ढकलें तो उनको किस तरह से ढकलना है, ये आपको इस मूवी से सीखना चाहिए। मार्वल हो, चाहे DC हो, चाहे कोई भी फ्रेंचाइज़ हो, अक्सर ये होता है कि वो सोचते हैं कोई नया किरदार हम ला लेंगे और ऑडियंस उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगी और पुरानों को नॉस्टैल्जिया फैक्टर के लिए उठा कर लाएंगे और कहीं कोने में फेंक देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है, करना बेकार है। इसीलिए ये मूवीज़ ख़राब जा रही हैं आजकल जो आ रही हैं। या नए कैरेक्टर्स, मूवी हिट भी होती है तो आप देखेंगे ऑडियंस नए कैरेक्टर को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वन ऑफ द मेन स्ट्रेंथ है ये। और वंस अगेन स्पेशल इफेक्ट्स 2008 की हैं, आज भी 15 साल बाद बहुत ज़बरदस्त होल्ड अप करती है। आप देखेंगे तो अभी भी आपको ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे जिस तरह के इस मूवी में बताए गए हैं। लियम नीसन दोबारा से आते हैं और अपना शानदार रोल करते हैं असलान का, और बहुत ही ज़बरदस्त। और टिल्डा स्वॉनसन आती हैं दोबारा से कुछ देर के लिए, उन्होंने ज़बरदस्त रोल किया है। और पीटर डिंकलेज का भी इसमें ज़बरदस्त रोल है। पीटर डिंकलेज जिनको आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा है और दूसरे कई मूवीज़ में देखा है, एक्समैन में, और उनको आपने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा है। बहुत शानदार जो ड्वार्फ एक्टर हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, उनका भी परफॉर्मेंस, सपोर्टिंग रोल बहुत अच्छा है। और एनिमल्स के सारे जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो और दोबारा से इस मूवी में एक सीज फोर्ट को घेर कर फोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है हमारे मुख्य किरदारों द्वारा। दोबारा से मैं कहूँगा नार्निया सीरीज़ की हमेशा से वॉर जो सीन्स हैं वो स्ट्रेंथ रही है और बहुत ही शानदार तरीके से हमेशा वो उसमें एंटर करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। वो एक लॉजिकल वे में कैसे वो उस फोर्ट में घुसते हैं और क्या करते हैं, किस तरह से घुसने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर क्या होता है। और स्टोरी वंस अगेन बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। नार्निया का जो एंशिएंट लैंड है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में और नार्निया में टाइम अलग अलग रेट पर बीतता है, यानी कि हमारे वर्ल्ड में अगर कुछ साल होंगे तो नार्निया में कई सौ साल, सदियाँ बीत जाती हैं। और जब हमारे चारों मुख्य किरदार वापस नार्निया पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नार्निया में और 1000 साल बीत चुके हैं और टेलमरीन्स करके एक नई पीढ़ी के राजा वहाँ पर आ गए हैं। और एक नई प्रजाति के लोग, इंसानों जैसे दिखने वाले, जिन्हें टेलमरीन्स कहा जाता है, वो लोग नार्निया पर अब रूल कर रहे हैं। और प्रिंस कैस्पियन जो टेलमरीन्स में से ही होते हैं, उन्होंने हमारे चार मुख्य किरदारों को नार्निया बुलाया है। और वो किस तरह से बुलाया है और वो पूरा जो एंगल है बहुत ज़बरदस्त है, क्यों वो उनको ज़रूरत पड़ गई उनको बुलाने की, और जो नए राजा लोग हैं वो क्या चाहते हैं। बहुत ही शानदार स्टोरी लाइन है, इसको मिस मत कीजिए। और नार्निया मूवीज़ के बारे में मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, इनकी IMDb रेटिंग पर मत जाइए, आप इनकी IMDb रेटिंग पर मत जाइए। हमेशा ज़रूरी नहीं कि IMDb रेटिंग से ही मूवी कितनी अच्छी है पता चले। तो अगर आपने ये नहीं देखी है, आपने अगर क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया भी फर्स्ट वाली भी किसी वजह से मिस की थी, तो वो भी देखिए। और ये भी बहुत ही सुपर सीक्वल है, इसको भी मिस मत कीजिए। तो अब इसकी नेक्स्ट एक और सीक्वल है जो इस मूवी फ्रेंचाइज की थर्ड मूवी थी, वॉयेज ऑफ द डॉन ट्रेडर करके थर्ड पार्ट है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।